Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video we will be moving ahead with NMR spectroscopy, and today in this video we will be seeing chemical shift values in 1H-NMR spectroscopy of protons attached to molecules in different environments. तो we will be seeing some molecules जिसमें हमारे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन सब्स्टिट्यूएंट्स से केमिकल शिफ्ट पर कैसे इफेक्ट पड़ा है। जो एक पहली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें 1H-NMR केमिकल शिफ्ट स्केल डिस्कस किया था, उसमें हम बेसिकली एक रफली रेंज डिस्कस करी थी, पर आज जो हम मॉलिक्यूल्स देखेंगे हम एब्सोल्यूट केमिकल शिफ्ट वैल्यू देखेंगे जो हमको 1H-NMR स्पेक्ट्रम में मिलती है। तो जब हम काफी सारे मॉलिक्यूल्स देख लेंगे तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का सब्स्टिट्यूएंट कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट को। तो अल्टीमेटली फिर उसके बाद हम एक दो एप्लीकेशन भी देखेंगे 1H-NMR की और एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमको प्रोसीड कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली अब हम धीरे धीरे जो जो चीजें हमने डिस्क्रीटली सीखते आए हैं उनको अब हम धीरे धीरे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे जो शुरू करने वाला हूँ वो है यहाँ पे बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जैसे ही आप कहोगे बेंजीन, इसमें तो 1H-NMR सिग्नल आपको एक ही मिलेगा और इसके जो प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट होती है वो होती है आपकी 7.27। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 7.27 क्यों है, मतलब एक्सपेक्टेड से हाई क्यों है। जनरली sp2 कार्बन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि ये प्रोटॉन इतना ज्यादा डीशील्ड हो जाए और हमको केमिकल शिफ्ट इतनी हाई मिले, लेकिन हम देख चुके हैं कि एक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है या फिर डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी है जिसकी वजह से हमको ये 7.27 मिलता है। अब आप देखिए, जब भी जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बेंजीन के साथ अलग अलग तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं। तो आपने देखा होगा नाइट्रोबेंजीन। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल बना रहा हूँ बेंजीन के लिए वो मैं 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बना रहा हूँ। 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड क्यों बना रहा हूँ? जनरली आप देखिए जब भी स्टडी की गई होगी मॉलिक्यूल्स की और हम ये देखना चाह रहे थे कि हमको कौन सा सब्स्टिट्यूएंट केमिकल शिफ्ट पर क्या इफेक्ट दे रहा है, तो अगर आप देखिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल को आप डाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो चारों के चारों जो आपके इसमें हाइड्रोजन सब बचे दे आर इक्विवेलेंट, मतलब इन चारों का केमिकल एनवायरनमेंट अभी सेम है। तो 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल के लिए एक ही 1H-NMR सिग्नल आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगा। तो इसीलिए जनरली आप जब बुक्स में भी देखेंगे तो जब बेंजीन के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की केमिकल शिफ्ट की स्टडी हम करते हैं तो 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल की ही केमिकल शिफ्ट आपको दी होगी हाइड्रोजन की, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। तो नाइट्रो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक COOH, CN साइनो ग्रुप, CHO एल्डिहाइड, CF3। तो अगर आप एक बात नोटिस करेंगे, अभी तक मैंने आपके सामने जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखे हैं सब पर ऐसे ग्रुप्स लगाए हैं विच आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अगर आप देखेंगे जैसे ये नाइट्रो है, COH है, CN है, CHO है, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और ये ऐसे ग्रुप हैं जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करते हैं, मतलब -m, मतलब मीजोमेरिक भी आप बोल सकते हैं। -m इफेक्ट ये लगा रहे हैं, उसके थ्रू ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो आपके हो जाएंगे डीशील्डेड। डीशील्डेड होने का मतलब है कि दे विल बी शिफ्टिंग टू हायर केमिकल शिफ्ट। तो हमने देखा कि जो हमारा बेंजीन है वो आ रहा है 7.27 पर। तो जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप आपने लगाया तो
तो नाइट्रो ग्रुप लगाने के बाद जो आपको केमिकल शिफ्ट मिलती है दैट इज 8.48। आप देखेंगे जनरली हमने बात की थी कि जो हमारे एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं उनकी जो रेंज रहती है वो आपकी 6.5 से 8 रहती है ना। लेकिन नाइट्रो ग्रुप इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है कि इसकी केमिकल शिफ्ट 8.48 हो जाती है। और हमने ये देखा था कि 8 से 10 की जो केमिकल शिफ्ट है वो हमको कहां मिलती है, वो हमको मिलती है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स के लिए, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स। तो नाइट्रो ग्रुप एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो आपकी एरोमेटिक केमिकल शिफ्ट को एल्डिहाइड रीजन में पहुंचा देता है। मतलब जनरली आप बुक्स में जब भी देखेंगे ना तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर जोन से, एक पर्टिकुलर रेंज से दूसरी रेंज में लेके चली जाती हैं, तो उनका हमको स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर आप देखें, अगर आपको जैसे डेटा दिया गया और उस डेटा में आपके पास केमिकल शिफ्ट 8.5 दे दी, तो एकदम आपके दिमाग में आएगा कि 8.5 है तो जरूर इसमें तो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन होगा। लेकिन हमको ऐसे केसेस का भी ध्यान में रखना है। ये जनरली जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो उससे चीजें क्लियर होती रहेंगी। बट आप देखिए नाइट्रो ग्रुप लगाने से आपकी जो केमिकल शिफ्ट है वो एल्डिहाइड रीजन में पहुंच जाती है। और हमको ये भी पता है कि जब डेल्टा हमारा ग्रेटर देन 10 होता है तो जब वो हमारा COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन है वो हमारा ग्रेटर देन 10 हमको केमिकल शिफ्ट देता है। तो नाइट्रो में आपको मिलता है 8.48। COH में जो आपको हाइड्रोजन, ये जो मैं केमिकल शिफ्ट लिख रहा हूं ये प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट है, ये जो चारों प्रोटॉन्स हैं इनकी केमिकल शिफ्ट। COH में आपको मिलती है 8.10, CN में आपको मिलती है 8.10, CHO में आपको मिलती है 8.07 और CF3, अगर आप CF3 देखेंगे तो CF3 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, मतलब यहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। CF3 का जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है दैट इज कंप्लीटली इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट। ये जो फ्लोरीन एटम्स हैं ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहे हैं बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पे जो है वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। और यहाँ पर जो आपको केमिकल शिफ्ट मिलती है प्रोटॉन्स की दैट इज 7.78। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट्स, जिसमें से हमारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहे थे, और CF3 ग्रुप हमारा ऐसा है जो -I इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है। तो आप देखिए इन सभी में जो प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट आपको मिली वो 7.27 से ज्यादा मिली। इसका मतलब वहां पे जो आपके बेंजीन के प्रोटॉन्स थे वो डी शील्ड हो गए। ठीक है, अब आप देखिए एक जो फेमस सीरीज है वो है आपकी हेलोजेंस की। ये आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो। अब आप देखिए जो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं हेलोजेंस, इनमें क्या होता है, इनका आधा काम है इलेक्ट्रॉन देना और आधा काम है इलेक्ट्रॉन लेना। अब इसमें होता क्या है, यहां पे जो आपको दो इफेक्ट्स देखने मिलेंगे, वो दो इफेक्ट्स क्या हैं, एक है आपका प्लस मीजोमेरिक और एक है आपका माइनस इंडक्टिव। इसमें होता क्या है कि जो आपके हेलोजेंस हैं उनके पास है लोन पेयर, ठीक है, तो अपने लोन पेयर होने की प्रेजेंस की वजह से दे आर बाउंड टू गिव दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द रिंग, जिसकी वजह से ये प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट हमको देखने मिलता है। और दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है कि ये जो एटम्स हैं हेलोजेंस के दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसीलिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे। तो यहाँ पे आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, मतलब दे आर गिविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट एंड पुलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू -I इफेक्ट।
तो उस बैलेंस को देखने की वजह से जो इसमें आपको केमिकल शिफ्ट मिलेगी वो बैलेंस्ड ही मिलेगी, मतलब वो इतनी ज्यादा डेविएट नहीं करेगी 7.27 से, 7.27 के आसपास ही मिलेगी। अब एक बात क्या आ जाती है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हमारा फर्क करता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, आयोडीन उससे कम है। तो अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देखते तो फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसे रिंग को सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट करना चाहिए था, मतलब इसे यहाँ के प्रोटॉन्स को सबसे ज्यादा डीशील्ड करना चाहिए था, एंड वी वुड हैव एक्सपेक्टेड हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट फॉर दीज प्रोटॉन्स प्रेजेंट ऑन दीज फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बट होता क्या है, जो फ्लोरीन है उसका प्लस एम भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और प्लस एम बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, बिकॉज फ्लोरीन आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और इसके पास जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें लोन पेयर है दैट इज 2p, और यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो भी 2p, तो इसीलिए यहाँ पे जो ओवरलैप है आपका प्लस मीसोमेरिक के वक्त दैट इज बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम साइज, 2p ओवरलैप। उस 2p ओवरलैप की वजह से प्लस m इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि वो इंडक्टिव को भी डोमिनेट कर जाता है। वैसे तो हमको ये पता ही है कि मीसोमेरिक इज अ मोर वेइंग इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब अगर हमको मीसोमेरिक मिल रहा है और इंडक्टिव मिल रहा है तो मीसोमेरिक एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो ज्यादा आपके मॉलिक्यूल को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको वही देखने मिला और उसकी वेटेज इसलिए बढ़ गई बिकॉज यहाँ पे आपको सेम साइज के ऑर्बिटल्स मिल गए जिनमें ओवरलैप था। जैसे ही आप Cl की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3p आ जाता है, तो यहाँ पे 3p 2p ओवरलैप है, तो अब यहाँ पे 3p 2p ओवरलैप की वजह से ओवरलैपिंग पुअर हो गई है, तो इसलिए इसका मीसोमेरिक इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना आपका फ्लोरो का है। और जैसे जैसे आप आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका मीसोमेरिक और ज्यादा कम इफेक्टफुल होता जाएगा, लेकिन साथ ही आपका इंडक्टिव भी कम ही होता जा रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी कम ही हो रही है। तो अब फाइनल इफेक्ट आप देखिए, जो बैलेंस्ड इफेक्ट दिखता है वो हमको केमिकल शिफ्ट से पता चलता है। इसमें जो आपको केमिकल शिफ्ट मिलती है दैट इज 7.0, इसमें जो आपको मिलती है दैट इज 7.24, ब्रोमो में मिलती है 7.32 और इसमें मिलती है 7.40। तो आप खुद देखिए जो फ्लोरो वाला कंपाउंड है वो एक्चुअली बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा शील्डेड ही है। बेंजीन में 7.27 थी, फ्लोरीन वाले में 7 है, तो इसका मतलब फ्लोरीन ने अल्टीमेटली शील्ड ही किया है बेंजीन के प्रोटॉन को। तो आप देखिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में एकदम ये आएगा कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आप जो केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर लगाएंगे वो उल्टा लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे, बट ये नहीं है। जो केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर है वो ऐसे है, फ्लोरीन आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है रिंग को थ्रू प्लस मीसोमेरिक इफेक्ट, तो यहाँ पे बैलेंस्ड इफेक्ट है प्लस m और माइनस i का। तो आप कह सकते हैं कि चारों हेलोजेंस में फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपके ऐसे थे जिनमें आपको बैलेंस देखने मिला। अब हम कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे जो और ज्यादा एक्टिवेट करेंगे, मतलब जो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देंगे तो इसका मतलब जो आपकी केमिकल शिफ्ट है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो अब आप देखिए CH3 ग्रुप, एक आपका हो गया OMB, एक आपका हुआ OH, और एक आपका हुआ NH2। अब आप अगर इन तीन ग्रुप्स को देखेंगे
तो ये तीन ग्रुप्स भी ऐसे ही हैं जैसे आपके हेलोजन एक्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, और उसकी वजह से दे विल शो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये तीनों भी आपके माइनस आई ही शो करेंगे। लेकिन इनके ओवर द लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बेंजीन रिंग थ्रू प्लस मीजोमेरिक। तो जब यहां मीजोमेरिक इफेक्ट से देंगे तो अब आप देखिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। जब हम पोलिंग स्केल पे बात करते हैं तो पोलिंग स्केल पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है आपकी लगभग 4, ऑक्सीजन की आपकी होती है लगभग 3.5, और जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होती है लगभग 3 के आसपास होती है। तो आप देखिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तब भी उसका प्लस m इतना ज्यादा डोमिनेट किया कि उसकी प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट 7.27 से 7 आ गई, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइनली ज्यादा ही हुई एज कंपेयर टू बेंजीन। तो आप देखिए जब यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो इनका माइनस आई एक तो कम ही है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, और जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इनका प्लस मीजोमेरिक और ज्यादा इफेक्टिव होगा, और वही हमको केमिकल शिफ्ट वैल्यूज से देखने भी मिलता है। जब आप नाइट्रोजन में देखेंगे, मतलब NH2 वाले में देखेंगे, तो इसमें जो आपको केमिकल शिफ्ट वैल्यू मिलती है दैट इज अराउंड 6.42, ठीक है। और जब आप ऑक्सीजन वाले में देखेंगे तो इसमें जो आपको केमिकल शिफ्ट मिलती है, अब आप इसमें देखिए ऑक्सीजन वाले आपके पास यहाँ पे दो हैं, एक है आपके पास OMe और एक है आपके पास OH। तो अब इन दोनों में केमिकल शिफ्ट वैल्यू किसकी ज्यादा किसकी कम, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसकी क्या वैल्यू है, फिर उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो जो आपका OMe है, OMe में जो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है दैट इज 6.8, ठीक है। और OH वाले में देखिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं आपको ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं, तो आप इसमें रफली मान के चल लीजिए कि OH वाले की 6.5 के अराउंड आप मान लीजिए, 6.4 लिख लीजिए, चलिए, ठीक है। तो अब आप ये देखिए इसमें और इसमें तो कंपैरिजन करना इजी है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मीजोमेरिक और अच्छा है, इंडक्टिव और कम है, तो इसीलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देगा, इसीलिए ज्यादा शील्ड करेगा यहाँ के प्रोटॉन्स को, और इसी वजह से जो आपकी केमिकल शिफ्ट आई है वो 6.4 है, सॉरी 6.6 कर लीजिए इसको, 6.4 है इसकी, और ये आपकी है 6.6। अब बात आई कि अब OH और OMe में कैसे कंपेयर करेंगे, तो OMe में जो आपको केमिकल शिफ्ट मिली है वो आपको मिली है ज्यादा 6.8, तो इसका मतलब यहाँ के जो प्रोटॉन्स हैं वो डी-शील्डेड है एज कंपेयर टू दिस OH वाला एग्जांपल। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए जनरली ऑक्सीजन ही है, लेकिन OMe और OH में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है वो ये आता है, जब भी ये प्लस मीजोमेरिक के थ्रू बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर देंगे तो देखिए जब OH ग्रुप देगा तो होगा क्या, ये लोन पेयर इसने यहाँ पे पुश किया और ये यहाँ पे आया, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज आया है। सिमिलरली जब आप OMe में करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये OMe बन जाएगा। तो OH के ऊपर जब भी ऐसे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये हाइड्रोजन डिटैचेबल होता है, मतलब ये सॉल्यूशन में एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन जब भी डबल बॉन्ड OMe के ऊपर ऐसे हो जाता है तो ये Me डिटैच नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे परमानेंटली रिटेन टाइप हो जाता है। मतलब ये देखिए आप जनरली इस चीज को काफी जगह आगे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और भी एग्जांपल्स में आप ये वाली चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी आप OH और OMe में कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन OH का जब भी अपना
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज को वो तो रिटेन करना नहीं चाहता, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे। तो ये हाइड्रोजन को अपने से थोड़ा दूर कर सकता है, मतलब इट इज पॉसिबल कि ये हाइड्रोजन डिटैच हो जाए। तो अगर ये डिटैच हो जाएगा तो ऑक्सीजन की जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए OH ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को दे पाता है। लेकिन जब आप OMe में देखेंगे प्लस मेसोमेरिक तो ये भी करेगा नो डाउट, लेकिन जब ये करता है तब इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को ये कैसे भी करके हटा नहीं सकता। जब ये अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये Me को नहीं हटा सकता, मिथाइल ग्रुप को ये अपने से अलग नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से इसका जो माइनस इंडक्टिव, जो माइनस आई इफेक्ट था वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए जब भी अपना प्लस M लगा रहे हैं तो प्लस M लगाने के बाद माइनस आई OMe का और ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, जिसे ये कैसे भी करके लूज नहीं कर सकता। इसीलिए OMe और OH में अगर आप देखेंगे तो OMe कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को दे पाया है एज कंपेयर टू दिस OH, जो हमको केमिकल शिफ्ट वैल्यू से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो NH2 है तो 6.42, इसमें लगभग 6.60, और OMe के केस में लगभग 6.8 के अराउंड आपको केमिकल शिफ्ट मिलती है। और जब आप मिथाइल ग्रुप की बात करेंगे तो मिथाइल ग्रुप में जो आपको केमिकल शिफ्ट मिलती है दैट इज 7.03, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मेसोमेरिक टाइप नहीं है। CH3 जो आपका मेन शो करेगा वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट ही है। अब आप बोल सकते हैं कि इसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात क्यों नहीं कर रहे, तो जैसे आपका CF3 था, CF3 में भी हमने माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं की थी, और CH3 में भी हमने प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं करी है, बिकॉज जब भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करोगे तो उसमें आपको CH बॉन्ड बेसिकली ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में आपकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ट्रांसफर होती है। लेकिन जब हम NMR में बात करते हैं तो हम बॉन्ड तोड़ नहीं रहे। NMR जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का ले रहे हैं तो वहां पे अंदर ऐसे कोई रिएक्शन नहीं हो रही कि वहां पे बॉन्ड टूट जाए। तो इसीलिए हमको वही इफेक्ट्स कंसीडर करने हैं जहां पे ऐसा कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं की है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट हैं, वही हमारा मेन रोल प्ले करते हैं जब भी आप NMR में केमिकल शिफ्ट का प्रेडिक्शन करना चाहेंगे। तो ये थे हमारे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स थे, और उसमें हमने समझने की कोशिश करी कि कैसे हमको केमिकल शिफ्ट ऑब्जर्व होती है। जैसे एक एग्जांपल और है पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन भी आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपके जो हाइड्रोजन्स हैं, आपके जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे, वो लगभग एल्डिहाइड रीजन में पहुंच जाते हैं। अगर आप पिरिडीन में बात करेंगे तो पिरिडीन में ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला जो डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे जो लगा है पिरिडीन की, ये आपका मिलता है 8.5 के आसपास, और ये आपको मिलेगा लगभग 8 के आसपास, और ये आपको मिलेगा 7.5 के आसपास। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पर मैं आपको रिलेटिव वैल्यू बता रहा हूँ। पिरिडीन में भी आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका लगभग एल्डिहाइडिक रीजन में पहुंच गया है, क्योंकि 8 के आसपास पहुंच गया है। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज आप जैसे पिरिडीन में जो रेजोनेंस देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और लगभग एक ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोटॉन है, इस वाले प्रोटॉन के पास एक
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये तो मैंने एब्सोल्यूट बना दिया, पर एक्चुअली में एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो डेवलप होगा इस वाले प्रोटॉन के पास। और जो ये वाला प्रोटॉन है ये डायरेक्टली बिल्कुल नाइट्रोजन से ही अटैच्ड है। तो अगर आप पिरिडीन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के प्रोटॉन्स मिलेंगे, और ये तो आपका रहेगा सबसे ज्यादा डी शील्डेड, मतलब अगर मैं इनको मार्क कर दूं H1, H2, H3, तो जो सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट मिलेगी वो आपको H1 की मिलेगी। फिर जो आपको सेकंड नंबर पे केमिकल शिफ्ट मिलेगी वो H3 की मिलेगी, और जो आपको दूसरे लास्ट नंबर पे केमिकल शिफ्ट मिलेगी वो आपको H2 की मिलेगी। तो इसमें देखिए, इसमें भी हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही लगाया और ये देखा कि कहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, कहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, और उसी की बेसिस पर हमने केमिकल शिफ्ट ऑर्डर डिटरमिन किया है। तो पहले तो आप कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे आपको उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू नहीं पता है, तो जनरली आप ऐसे करिए कि कोई भी आपको नया मॉलिक्यूल मिला तो आपको अभी तक जितना भी डेटा, जितनी भी नॉलेज आपकी जनरेट हो चुकी है केमिकल शिफ्ट वैल्यूज को लेकर, आप गैस करने की कोशिश कीजिए कि मुझको इसकी केमिकल शिफ्ट किस रेंज में मिलनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसका एक्चुअल एनएमआर डेटा देखिए, और फिर इसी से आपको एक्चुअली प्रैक्टिस बनेगी। पहले आप गैस करके देखिए कि किस रेंज में आपको केमिकल शिफ्ट मिलनी चाहिए। आपको ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं चाहिए कि 4.53 ही बोलनी है, पर आपको अब इतने मॉलिक्यूल्स में आइडिया लग गया होगा कि कैसे केमिकल शिफ्ट हमारी वेरी हो रही है सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ। तो आप वही प्लस माइनस 0.5 की रेंज में भी अगर आप गैस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से डेटा आराम से डिड्यूस आप कर पाएंगे। जैसे पाइरोल, देखिए पाइरोल भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, जनरली हमने देखा था जब भी हमने अमीन्स की बात की थी ना, एक जो प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने OH मतलब ऐसे प्रोटॉन्स को डिस्कस किया था जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच होते हैं, तो हमने उसमें बात की थी कि हमारा NH2 है और OH है, और ये हमको कहीं में देखने मिलता है जैसे एल्कोहल्स में, और ये हमको अमीन्स और अमाइड्स। और हमने देखा था जो हमारा NH2 का प्रोटॉन है वो हमारा लगभग डेल्टा उसका वेरी करता है 3 से 5 ppm, ठीक है। लेकिन आप पाइरोल देखिए, पाइरोल भी एक स्पेशल टाइप मॉलिक्यूल आप बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें जो आपका ये वाला प्रोटॉन है ना, इसकी केमिकल शिफ्ट आपकी 10 ppm पहुंच जाती है। और 10 ppm क्यों पहुंच रही है? बिकॉज आप देखिए पाइरोल में हमें पता है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है, तभी हमारा पाइरोल एरोमेटिक है। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है, उसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रोटॉन इज वेरी एसिडिक। अब एसिडिक होने का मतलब वही है कि इसका जो H का डेल्टा प्लस है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका है। तो प्रोटॉन हमारा काफी ज्यादा इंटेंस फॉर्म में है, काफी ज्यादा डेल्टा प्लस इसके ऊपर जनरेटेड है, इसीलिए पाइरोल का जो ये वाला हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से अटैच्ड, ऑल्दो आपको ये देखने में लगेगा कि ये तो अमीन जैसा है, लेकिन बीइंग वेरी एसिडिक इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो आपकी 10 ppm पहुंच जाती है। तो जनरली आप एनएमआर में ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो एसिडिक प्रोटॉन्स होते हैं ना, एसिडिक प्रोटॉन्स, जितना ज्यादा आपका प्रोटॉन एसिडिक होगा उतनी ज्यादा आपको केमिकल शिफ्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे कि आप एक एग्जांपल ये देखिए, ठीक है, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। इसमें जो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है ना, इसकी केमिकल शिफ्ट आपको लगभग 1.8 ppm के आसपास ही मिलती है। अब आप देखिए जनरली जब हमने अपना OH वाले प्रोटॉन्स का डिस्कशन किया था तो हमने बात की थी कि जनरली ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसकी केमिकल शिफ्ट आपको 3.5 से 5.5 तक मिलेगी। 3.5 से 5.5 ppm तक आपको केमिकल शिफ्ट ऑब्जर्व होगी। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि रेंज क्यों रहती है, सिग्नल ब्रॉड क्यों रहता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर आप देखिए टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल में आपका जो केमिकल शिफ्ट आपको इस वाले प्रोटॉन का मिला है दैट इज अराउंड 1.8 ppm।
जो कम है, मतलब वो ब्रॉड रेंज जो हमने डिस्कस की थी उससे भी कम है। अब इसका रीजन यही है बिकॉज यहाँ पे जो एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, इसकी वजह से इस प्रोटॉन का जो एसिडिक नेचर है वो कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, उसकी वजह से ये प्रोटॉन लूज नहीं होना चाहेगा बिकॉज इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल नहीं है। जब भी हम बात करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जो ये प्रोटॉन है इसका जो डेल्टा प्लस चार्ज है वो इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो उसी वजह से आप देखिए वो चीज कि ये प्रोटॉन आपको उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, ये चीज आपको केमिकल शिफ्ट में भी रिफ्लेक्ट हुई है। ये एप्लीकेशन देखिए आपने आज भी देख ली और मैंने पहले भी आपको बताया था कि एनएमआर से जनरली हम प्रोटॉन हमारा कितना एसिडिक है ये वाली बात हम केमिकल शिफ्ट वैल्यू से जज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप और मॉलिक्यूल्स देखिए। बेसिकली अभी आज हम यही करने वाले हैं, काफी मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिससे हमको आइडिया लगे। अभी आप देखिए बेंजीन में हम देख चुके हैं कि बेंजीन का जो प्रोटॉन है वो 7.27 पे आता है। एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा ये वाला प्रोटॉन है, ये वाला जो हमारा प्रोटॉन है ये लगभग आता है 5.68 पे। इसका जो डेल्टा है दैट इज अराउंड 5.68। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका वेरिएशन देखेंगे। तो आप देखिए ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो जब ऑक्सीजन नहीं था तब तो दोनों प्रोटॉन सेम थे, 5.68 ppm मिल गया। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब आप देखिए कॉन्जुगेशन के बाद इस वाले प्रोटॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये वाला प्रोटॉन एक, पहले तो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन था पर आप देखिए ऑक्सीजन प्लस से अटैच है, ये भी एक OMe जैसा केस हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे भी करके जा नहीं सकता। तो देखा जाए, देखिए हमने रेजोनेंस डिस्कस नहीं किया है बट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कोई एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर्स नहीं है but they are canonical structures and they contribute to that averaged molecule जो actually में exist करता है। तो जो हम ये resonance structure ड्रॉ करते हैं ये कुछ ना कुछ contribution अपने actual structure को देते हैं। तो एक structure ये भी है, तो यहाँ पे negative charge, यहाँ पे positive charge। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो दो प्रोटॉन्स हैं इनकी जो केमिकल शिफ्ट आपको अगर प्रेडिक्ट करनी हो, अब आप देखिए इसकी 5.68 है तो पक्की बात है इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो 5.68 से नीचे चली जाएगी बिकॉज यहाँ पे अब है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो प्रोटॉन है वो आपका हो गया शील्डेड, तो शील्डेड होने की वजह से वो चला जाएगा अप फील्ड, मतलब उसकी केमिकल शिफ्ट ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो आपकी 5.68 से कम आएगी और इसकी केमिकल शिफ्ट लगभग 4 पॉइंट समथिंग आती है, 4.7 के अराउंड शायद आती है। और अगर आप इस वाले प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये वाला प्रोटॉन आपका हो गया डी शील्डेड, तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो 5.68 से ज्यादा चली जाएगी। तो ये केमिकल शिफ्ट आपको मिलती है लगभग ग्रेटर देन 6 ppm। तो आप देखिए यहाँ पे दो प्रोटॉन्स थे, एक 5.68 से नीचे चला गया और एक 5.68 से ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन। अब देखिए उल्टा भी हो सकता है, उल्टा मतलब यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे दी थी, ऐसा भी देखिए केस पॉसिबल है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है और आपने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। और अब इस वाले प्रोटॉन की बात करें तो अब नाइट्रो ग्रुप क्या है, नाइट्रो ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये वाला जो प्रोटॉन है ना ये आपका 7 से भी ऊपर चला जाता है। इसका जो डेल्टा है वो ग्रेटर देन 7 ppm है। मतलब आप देखिए नाइट्रो ग्रुप तो हम हर इंस्टेंस पे देख रहे हैं
कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि जहां भी लगता है केमिकल शिफ्ट की रेंज ही चेंज कर देता है। जब बेंजीन में लगा था तो तब इसने एरोमेटिक के प्रोटॉन को एल्डिहाइड रीजन में पहुंचा दिया था। अब यहाँ पे लगा है तो आप देखिए एल्कीन का प्रोटॉन है, मतलब एक ऐसा प्रोटॉन है जो एल्कीन का है और उसकी केमिकल शिफ्ट इसने 7 से ऊपर पहुंचा दी, मतलब एरोमेटिक रीजन में इस प्रोटॉन को पहुंचा दिया। तो इसलिए नाइट्रो ग्रुप जब भी आपका मॉलिक्यूल में है तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपकी केमिकल शिफ्ट जो रेंज जो आपने समझ रखी है वो थोड़ी ज्यादा हद तक डेविएट हो जाती है। तो इस केस में ये आपका 7 से ऊपर चला गया। जैसे आपका ये वाला केस देखिए, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा था, यहाँ पे आपका लगा है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे। तो इसीलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो आपका ये प्रोटॉन है ये आपका चला जाएगा शील्डेड। शील्डेड मतलब इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो आपको 5.68 से नीचे मिलेगी, मतलब आप लगभग वही 4.6 4.7 के आसपास मान लीजिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जिस भी प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट आपसे पूछी गई है आपको ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी ध्यान में रखने हैं कि नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग था तो इसने इसको शील्ड कर डीशील्ड कर दिया। यहाँ पे आपका OSIMe3 लगा था तो यहाँ पे आपका जो ये वाला प्रोटॉन है ये आपका शील्ड हो गया और उसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट आपकी कम हो गई, जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी कम हो गई। देखिए मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, हर मॉलिक्यूल में आपको कुछ ना कुछ नया देखने मिल ही सकता है, बट जनरली ये वाले काफी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके सामने आते रहेंगे। तो इनका अगर आपको आइडिया लगेगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी। जैसे कि आप एक मॉलिक्यूल देखिए DMF। DMF फेमस सॉल्वेंट है, आपको सुनने में पक्का आया ही होगा। DMF क्या है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें 1HNMR सिग्नल्स कितने हैं तो 1HNMR सिग्नल्स अगर कोई इसमें पूछेगा तो जनरली हमारा आंसर आएगा 2, ठीक है। लेकिन 2 मिलते तो हैं, लेकिन ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके NMR सिग्नल्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऐसे मॉलिक्यूल देखे थे जिनके NMR सिग्नल्स टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, जैसे साइक्लोहेक्सेन था। उसमें हमने देखा कि एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों की अलग अलग केमिकल शिफ्ट आती है। अगर आप टेम्परेचर इतना कम कर दो कि वो रैपिड इंटरकन्वर्जन NMR के टाइम स्केल से स्लो हो जाए तो NMR भी एक्सियल को अलग डिटेक्ट करेगा, इक्वेटोरियल प्रोटॉन को अलग डिटेक्ट करेगा और आपके 2 अलग अलग सिग्नल्स दिखाएगा। ऐसा ही यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में भी क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे जब हम बात करेंगे, रूम टेम्परेचर पे तो इस मॉलिक्यूल में आपको मिलेंगे 3 HNMR सिग्नल्स, 3 1HNMR सिग्नल्स। और जब आप बात करोगे लगभग 123 डिग्री सेल्सियस पे तो 123 डिग्री सेल्सियस पे आपको मिलेंगे 1 HNMR सिग्नल्स। तो इसके जो 1 HNMR सिग्नल्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। बट कई बार आपको देखने मिलेगा अगर आपसे सिर्फ ऐसे पूछ लिया कि DMF के नंबर ऑफ 1 HNMR सिग्नल्स बताओ और टेम्परेचर नहीं मेंशन किया तो हम यही मान के चलेंगे कि हमारे से रूम टेम्परेचर पे पूछा गया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पूछा गया है, तो इसलिए हम हमेशा आंसर 3 ही देंगे अगर हमें टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो। और अगर टेम्परेचर मेंशन कर दिया कि इट इज रिकॉर्डेड एट हाई टेम्परेचर्स तो फिर हम अपना आंसर 2 1 HNMR सिग्नल्स देंगे। तो आप समझते हैं कि इस मॉलिक्यूल में हो क्या रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा एक चीज की और बात कर लेते हैं वो देखने से पहले, ये वाला जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है जनरली तो हमने देखा कि जो हमारा एल्डिहाइड प्रोटॉन है वो 9 के आसपास ही आता है, रेंज 8 to 10 है।
जो वो 8 to 10 की रेंज है ना, वो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स की वजह से है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल एल्डिहाइड का प्रोटॉन देखेंगे तो वो आपका 9 के आसपास ही आपको मिलेगा, 10 भी मिल सकता है। लेकिन जैसे ये डीएमएफ है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे आपको इस एल्डिहाइड प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट मिलती है वो आपको मिलती है 8.01 ppm। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपका ये अटैच्ड है नाइट्रोजन लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन बेसिकली पंप करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस CHO। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप होने की वजह से ये जो प्रोटॉन है ये आपका शील्ड हो जाता है और उसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है और बिल्कुल 8 के आसपास ही पहुंच जाती है। तो एक चीज हमको ये दूसरी 3 1HNMR सिग्नल मिल रहे हैं, तो एक तो ये रहा और 2 इन मिथाइल्स के मिल रहे हैं। अब एक मिथाइल का तो मिलता है 2.89 और एक दूसरे मिथाइल का मिलता है CH3 का मिलता है 2.89 और CH3 का मिलता है 2.98। तो ये आपके 2 मिथाइल की केमिकल शिफ्ट्स हैं जो आपको डीएमएफ में मिलती हैं। अब समझना है कि कैसे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप करता है तो उस समय आपका क्या स्ट्रक्चर बनता है? उस समय आपका ये स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है, तो ये इसने एक एल्कीन जैसा स्ट्रक्चर ले लिया है। तो ये अब एक रिजिड सिस्टम है। एक्चुअली ये पूरी तरीके से ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रूम टेम्परेचर पे ये डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब अगर आपको इसको बनाना हो तो ये एक्चुअली ऐसे डॉटेड आपको जनरली बना हुआ मिलेगा, पर रूम टेम्परेचर पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड इतना ज्यादा रिजिड रहता है कि एनएमआर इन दोनों मिथाइल को अलग अलग ही डिटेक्ट करता है। रूम टेम्परेचर पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इतनी रिटेंशन रखता है कि दीज टू मिथाइल्स आर डिफरेंशिएटेड बाय 1HNMR डिफरेंटली। तो इसीलिए इन दोनों का केमिकल शिफ्ट एक का 2.89 मिलता है, एक का 2.98 मिलता है ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड। अब आप देखिए ये मिथाइल अलग हो गया, ये मिथाइल अलग हो गया। अगर इसमें अब आपको गैस करना हो कि किस मिथाइल का 2.89 और किस मिथाइल का 2.98, तो ये वाला जो मिथाइल है जो आपका O- के पास है, ये आपका O- के पास होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब ये ज्यादा शील्डेड रहेगा। बिकॉज जब भी नेगेटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 को अप्रोच करती है। तो 0 के अप्रोच करेगी तो इसका मतलब अब तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया। तो इसीलिए ये O- आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जिसकी वजह से ये शील्डेड हो जाएगा और उसकी वजह से इसका जो केमिकल शिफ्ट आएगा वो आएगा 2.89 और इस वाले मिथाइल का आएगा आपका 2.98। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही आप 123 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे, तो 123 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये रोटेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और जब ये रोटेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, CN बॉन्ड का रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा तो ये दोनों मिथाइल आपके एक जैसे ही NMR ऑब्जर्व करेगा और उस समय ये दोनों सिग्नल्स आपके मर्ज हो जाएंगे और आपको एक ही सिग्नल दोनों मिथाइल के लिए मिलेगा। तो ये आपका DMF का केस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है कि DMF के अंदर आपको कितने 1HNMR सिग्नल्स मिलते हैं। जैसे आप एक मॉलिक्यूल देखिए, एक मॉलिक्यूल आपका ये, ठीक है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में भी ये जो दो आपके दो प्रोटॉन्स हैं, इनके आपको अलग अलग सिग्नल मिलेंगे। वैसे तो आप देखेंगे मॉलिक्यूल आपको देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है, पर आप यहाँ पे देखिए
ये जो नाइट्रोजन है इसका Cl एक तरफ ओरिएंटेड है और इसका लोन पेयर एक तरफ ओरिएंटेड है, तो इसीलिए ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं ये दोनों आपको अलग अलग केमिकल शिफ्ट पे मिलेंगे। और अगर आपको गैस करना है कि किसका केमिकल शिफ्ट ज्यादा है, जैसे मान लो ये Ha है और ये आपका Hb है, तो आप जैसे मैंने इसमें बताया ना वो स्पेशियल इफेक्ट, वैसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं। जिधर वाली साइड आपका लोन पेयर होगा उधर वाली साइड का जो आपका प्रोटॉन है वो ज्यादा शील्डेड रहेगा, ज्यादा शील्डेड है तो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम हो जाएगी। और ये जिधर Cl है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उधर वाला प्रोटॉन आपका डी शील्डेड रहेगा, उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ Hb इज ग्रेटर देन केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ Ha। मतलब आप ये काफी सारे मॉलिक्यूल्स में देख सकते हैं, जनरली आपसे ऐसा पूछा नहीं जाता। आपका ऑप्शन कभी भी अगर आप मल्टीपल चॉइस पेपर दे रहे हैं तो जनरली ऐसी चीज में आपका ऑप्शन फंसता नहीं है, बट फिर भी आप अपनी तरफ से भी बुक्स में काफी सारे मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आपका प्रोटॉन ऐसे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहता है और या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास रहता है, और वैसे तो आपको वो दोनों प्रोटॉन सेम ही दिख रहे थे, लेकिन ऐसे केस में जैसे आपको ऐसा मॉलिक्यूल ये भी दिख सकता है, जैसे ये देखिए। इन दोनों प्रोटॉन्स में आपसे कोई पूछने लगे कि किसकी केमिकल शिफ्ट कम ज्यादा आएगी, तो आप देखिए ये तो हमको दिख ही रहा है कि एनवायरनमेंट अलग है, पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के हिसाब से देखना चाहें तो हम बता नहीं सकते, बिकॉज CO2Me है, ये इलेक्ट्रॉन पुल भी करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो वो तो दोनों प्रोटॉन्स के लिए सेम हुआ। तो अब कैसे गैस करेंगे कि कौन सा प्रोटॉन इन दोनों में शील्डेड और कौन सा डीशील्डेड? तो जनरली आप यही पाएंगे, जैसे ये CO2Me है तो ये वाला जो प्रोटॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास है, तो आप यही पाएंगे कि ये वाला जो प्रोटॉन है ये ज्यादा डीशील्डेड है, मतलब इसकी केमिकल शिफ्ट आपको ज्यादा मिलेगी और इसकी केमिकल शिफ्ट आपको कम मिलेगी। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हुआ, ये Cl के पास वाला केमिकल शिफ्ट ज्यादा, इसकी केमिकल शिफ्ट कम। सेम आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में हुआ। और आप काफी सारे ऐसे केसेस देख सकते हैं जहाँ पे स्पेस में जो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होता है वो ज्यादा डीशील्डेड रहता है और उसकी केमिकल शिफ्ट आपको ज्यादा मिलती है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में O- था, तो O- एक ऐसा केस है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, तो इसीलिए अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल नहीं कर रहा, ऑक्सीजन है बट माइनस चार्ज वाला है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो उस समय प्लस आई शो करने लगता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में आ जाता है। तो ये काफी सारे मॉलिक्यूल्स थे जो आज हमने देखे और समझने की कोशिश करी। अभी हम एक मेन एप्लीकेशन देखने वाले हैं NMR का, जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन भी देखने मिल सकता है। कई बार वो सब्जेक्टिव पेपर्स में एक्चुअली ज्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इतना नहीं पूछते, पर पूछने को बन सकता है उस पे क्वेश्चन। अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि क्या है, आपने पढ़ा ही होगा कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। तो NMR बेसिकली कीटो इनोल आइसोमेरिज्म में क्वांटिटेटिवली हमारी मदद करता है। जैसे कि अगर आप देखें एसिटाइल एसीटोन, ये मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया ये आपका एसिटाइल एसीटोन है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कीटो फॉर्म, और एक होगी इसकी इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म इसकी क्या होती है, इनोल फॉर्म आपको इसकी कुछ ऐसे दिखेगी। तो इसकी जो कीटो फॉर्म है वो है आपकी, मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर पर
एसिटाइल एसीटोन ले लो, तो एसिटाइल एसीटोन अपनी कीटो इनोल फॉर्म में हमेशा इक्विलिब्रियम में आपको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि प्योरली पूरा एक ही प्रेजेंट है, अगर आपने उठाया तो उसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये दोनों आपको प्रेजेंट मिलेंगे। अब कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कौन सी फॉर्म कम स्टेबल है। तो एसिटाइल एसीटोन में जो इनोल फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसीलिए यहाँ पे आपकी ये मिलती है आपको 85%, और ये आपकी कीटो फॉर्म प्रेजेंट होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 15%। ये जो परसेंटेज है ये नॉर्मली आपकी चेंज हो सकती है टेम्परेचर के साथ, बट मैं एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, उसमें ये परसेंटेज आपको मिलती है। तो अब हम बात कर रहे थे एनएमआर के एप्लीकेशन की। तो एनएमआर हमको मदद करता है ये बताने में कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारा कितना कीटो फॉर्म प्रेजेंट है और कितना इनोल फॉर्म प्रेजेंट है। अब इससे ये बात तो साफ हो रही है कि ये जो हमारा इंटर कन्वर्जन है और इसका जो इक्विलिब्रियम है दैट इज स्लो इनफ, मतलब वो इतना स्लो है कि वो एनएमआर के टाइम स्केल के अंदर है। एनएमआर टाइम स्केल, तभी तो एनएमआर डिटेक्ट कर पा रहे हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में दोनों को अलग अलग। अगर ये इंटर कन्वर्जन बहुत ज्यादा फास्ट होता तो फिर एनएमआर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और हमको एवरेज्ड सिग्नल ही मिलता, लेकिन अभी ये हमको अलग अलग मिलता है। तो अब एनएमआर के स्पेक्ट्रा ने हमारी मदद कैसे करी, तो हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो अब आप देखिए जो हमारी कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म के अंदर आपके दो तरीके के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। एक तो ये मिथाइल वाले, ये दोनों सेम केमिकल एनवायरनमेंट के हैं, और ये CH2 वाले दो प्रोटॉन्स। तो इसके आपको बेसिकली दो सिग्नल मिलने चाहिए, ठीक है, दो सिग्नल, एक तो मिथाइल की वजह से, दो जो आपके मिथाइल है, और एक जो आपका CH2 ग्रुप है उसकी वजह से मिलेगा। और अगर आप इनोल फॉर्म की बात करें तो इनोल फॉर्म में आपके तीन तरीके के हाइड्रोजन हैं। तो देखिए इसकी हाइड्रोजन की हम बात नहीं करें, वैसे अगर आपसे इसके कोई सिग्नल पूछेगा तो तीन सिग्नल्स हैं ऑब्वियसली, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी हम क्या फोकस है हमारा, OH के सिग्नल पे हमारा फोकस नहीं है, ये हमारी मदद नहीं करेगा क्योंकि इसका सिग्नल वैसे भी ब्रॉड हो जाता है, शार्प नहीं आता। तो हमारी जो मदद करेंगे वो ये वाले प्रोटॉन्स करेंगे। तो ये जो आपके प्रोटॉन्स हैं, तीन सिग्नल मिले इसमें आपको, एक OH का हो गया, उसकी अभी हम इतनी बात नहीं करेंगे, CH3, दो CH3 जो इसमें मिल रहे थे वो इसमें भी मिलेंगे, और एक ही हमारा CH वाला प्रोटॉन, डबल बॉन्ड CH वाला प्रोटॉन्स। तो जब भी आप इस मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो आपको ये भी मिलेगा, मतलब आपको एक्चुअली उस स्पेक्ट्रा में 5 सिग्नल मिलेंगे। इन मिथाइल का एक सिग्नल मिलेगा, इस CH2 का एक सिग्नल मिलेगा, इन वाले मिथाइल का भी सिग्नल मिलेगा, क्योंकि ये वाले मिथाइल और ये वाले मिथाइल का केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा दूरी पे नहीं मिलेगा, मिलेगा आसपास ही, पर मिलेगा अलग। इसका अलग मिलेगा, ये जो CH प्रोटॉन है इसका अलग मिलेगा, बल्कि इसका तो काफी ज्यादा डाउनफील्ड मिलेगा बिकॉज ये एल्कीन का प्रोटॉन हो गया है, और एक इसका OH का ब्रॉड सिग्नल मिलेगा। तो अब NMR ने हमारी मदद क्या करी, NMR की जो सिग्नल्स पीक हमको मिली है, एक लेक्चर में हमने बात क्या करी थी, इंटीग्रेशन ऑफ NMR सिग्नल पीक, जिसको हमने इंटीग्रल, मैंने एक अच्छे से बताया था कि इंटीग्रल से हमको ये पता चलता है कि कितने प्रोटॉन्स हमारे दूसरे प्रोटॉन्स के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट हैं। तो आप देखिए जो हमारी, अब हमको यहाँ पे तो परसेंटेज ही निकालनी है ना, रिलेटिव ही निकालनी है कि एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड कितना हमारा प्रेजेंट है। तो जो आपको NMR में सिग्नल मिला है और उसका जब आप लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे, उस इंटीग्रेशन की रेशो से आपको ये पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कौन सा कंपाउंड आपका कितना प्रेजेंट है। जैसे कि आपने सिर्फ इन दो मिथाइल्स की ही पीक का कर लिया, तो ये मिथाइल्स तो दोनों में सेम ही है 6, और यहाँ पे भी 6। सपोज इसमें जो आपकी इंटीग्रल पीक आई वो आई 1.5, और इसमें जो आपकी मिलेगी वो आपकी मिलेगी 8.5 सपोज। तो आप देखिए हमको पता ही है कि ये 15% है, ये 85% है। तो इसीलिए जो इंटीग्रल लाइन आपको मिलेगी, उस इंटीग्रल लाइन की जो आपकी लेंथ रहेगी
वो आपकी इसकी कम रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी, और उसी रेशो से बेसिकली आप ये परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो मिथाइल वाली पीक से भी निकाल सकते हैं, और इससे देखिए मिथाइल वाली पीक में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, जो पीक है सीधा उसकी रेशो ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन्स को करेस्पॉन्ड कर रही है, यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन्स को करेस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन अगर आप इन वाली पीक्स को कंपेयर करेंगे तो ये वाली पीक का एक हाइड्रोजन है, इसका 2 हाइड्रोजन है, तो आपको हाइड्रोजन के नंबर्स को भी ध्यान में लेना होगा जब आप इंटीग्रल लाइन की रेशो लेंगे। क्योंकि इंटीग्रल लाइन की रेशो तो आपने ले ली, पर वो लाइन एक इसलिए भी तो कम है ना, बिकॉज वो हाइड्रोजन ही एक है, इसलिए मतलब आप समझ रहे होंगे। जो लाइन की आप रेशो लेंगे वो लाइन की रेशो में ये तो आपको पता लग ही रहा है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कौन ज्यादा कौन कम। जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसकी पीक ज्यादा लंबी आएगी, पर पीक लंबी आने का मतलब ये भी तो है कि प्रोटॉन ज्यादा है। अब जैसे ये 15% है पर इसके प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसलिए इसकी पीक थोड़ी बड़ी आएगी। तो इसलिए जो इसकी पीक आएगी उसको आपको आधा करना होगा। जब आप आधा करोगे तब आप इससे कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज ये 2 प्रोटॉन्स के करेस्पॉन्डिंग है, ये 1 प्रोटॉन्स के करेस्पॉन्डिंग है। मतलब या तो आप इसकी पीक को आधा करो जब इससे कंपेयर करो, या फिर इसकी पीक को दुगना करो तब इससे कंपेयर करो, तब आपको एक्चुअल इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन है एनएमआर का, जो हमको ये बताता है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कीटोइनोल हमारा कितना प्रेजेंट है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चन को करने के बाद इस वाले लेक्चर का एंड करेंगे। ठीक है, तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो देखिए क्या है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल दे दिया है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H2NCl। ये आपको मॉलिक्यूल दे दिया। अब देखिए इसका 1H NMR डेटा क्या दिया। 1H NMR डेटा में दिया कि आपको 2 सिग्नल्स मिले, एक पिला डेल्टा 5.9 ppm पे, एक पिला डेल्टा 7.1 ppm पे। ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है। जे वैल्यू दी है 14 हर्ट्ज, और एक इसमें आईआर का डेटा भी दिया है। आईआर का डेटा क्या दिया है? स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड्स, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड्स एट 1650 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका डेटा दिया है और आपसे पूछा है कि आप इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताओ। तो जब भी आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाता है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा को देखने से भी पहले जो आपको सबसे पहली चीज करनी है वो है कि आप ये पता लगाओ कि आपके मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन कितने हैं। इस मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन कितने हैं? अनसैचुरेशन भी बोलते हैं या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, आपने सुना होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। देखिए मेरे बताने से पहले आप खुद भी एक बार डेटा को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, मैं तो बता ही रहा हूं। अनसैचुरेशन कितने हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं, इससे आपको ये पता चलता है कि आपको कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग बनानी है। क्योंकि अगर हम अनसैचुरेशन की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन कम आता है कि या तो उसमें डबल बॉन्ड हो या उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई रिंग हो, तभी तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि अनसैचुरेशन कितने हैं, तो हम उसी हिसाब से अपने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए C3H2NCl दिया है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है? अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का देखिए सीधा सीधा तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो आपको C5H10 मिला, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि हमको
मोस्ट सैचुरेटेड पॉसिबिलिटी से कंपेयर करना होता है। अब अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का अगर एल्केन होता, एल्केन ही तो आपका सबसे ज्यादा सैचुरेटेड पॉसिबिलिटी है, तो अगर आपके पास 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे? एल्केन के हिसाब से CnH2n+2, यही तो है आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला। तो अगर 5 कार्बन है तो आपके हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 2 × 5 + 2 12, पर है कितने? 10। तो कितने कम है? 2। तो अगर 2 हाइड्रोजन कम है तो आपका एक अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट C5H10 के अंदर आपके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, मतलब आपका अनसैचुरेशन 1 है। अब वो कैसे भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे ये है, ये बन गया आपका C5H10। अब इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, वो कैसे कंपेंसेट हुए? बिकॉज ये रिंग की फॉर्म में है, रिंग का अनसैचुरेशन इसमें प्रेजेंट है। या फिर आप नॉर्मल लीनियर स्ट्रक्चर बना लो और उसमें बीच में कहीं डबल बॉन्ड लगा दो तो आपका वो भी C5H10 हो जाएगा। तो अब हमको ये पता लगाना है C3H2NCl में। अब बात ये है भाई, यहाँ पे तो हेटेरोएटम भी प्रेजेंट है, तो हेटेरोएटम के साथ कैसे डील करें? तो हेटेरोएटम के साथ डील करने का ज्यादा मुश्किल तरीका नहीं है, आइसोलोबल एनालॉजी यूज करनी होती है, आइसोलोबल एनालॉजी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका कार्बन से अगला ही तो है, नाइट्रोजन को आप CH लिख सकते हैं, मतलब जैसे आपका C3H2 है तो नाइट्रोजन कैन बी रिटन एज CH, ठीक है। और जैसे ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन को आप CH2 लिख सकते हो, और ऑक्सीजन से अगला ग्रुप कौन सा हुआ? हेलोजेंस का, जो Cl आ गया, तो Cl को आप लिख सकते हो CH3। मतलब नाइट्रोजन में एक ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा था कार्बन से, तो इसीलिए नाइट्रोजन इज इक्विवेलेंट टू CH, नाइट्रोजन इज इक्विवेलेंट टू CH, ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू CH2, हेलोजन X इज इक्विवेलेंट टू CH3। तो ऐसे आप Cl की जगह लिख लो CH3, तो आपका क्या हो गया? C5 और H6, C5H6 हो गया। तो 5 कार्बन के साथ एल्केन के साथ अगर कंपैरिजन करें, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे? 12, पर हैं कितने? 6। 12 होने चाहिए थे, 6 हैं, कितनों की कमी है? 6 की। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पे कितने हैं? DBE कितना आ गया? 3। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है, इसका मतलब जो ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपके 3 अनसैचुरेशन है। तो एक बात तो आपको ये पता चलेगी, 3 अनसैचुरेशन है, तो आप जो भी मॉलिक्यूल बनाओगे उसमें आप ये कोशिश करोगे कि 3 अनसैचुरेशन हो ही हो। अब आप एक डेटा पे फोकस करो जो आपको दिए J = 14 हर्ट्ज। हमने जब कपलिंग कांस्टेंट की बात की थी, J इज कपलिंग कांस्टेंट, तो हमने देखा था कि जो ट्रांस एल्कीन्स होती हैं, ट्रांस एल्कीन्स के मतलब ट्रांस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो आपकी एल्कीन्स हैं उनका J इतना ज्यादा होता है, जो 15-16 हर्ट्ज तक हमारा जाता है। तो ये आपको 14 हर्ट्ज दिया है, तो इससे हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमारी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या पता एल्कीन हो, और एल्कीन तो है ही, और एल्कीन में जो आपके वो जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो ट्रांस लगे हैं, ये आपको आपका J वैल्यू बता रहा है। तो अभी हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक एल्कीन बनाया और उसमें अपने प्रोटॉन्स लगा दिए ट्रांस टू ईच अदर, ठीक है। अब आप देखिए हमने 2 कार्बन का यूज कर लिया और 2 हाइड्रोजन का यूज कर लिया। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा है 1 कार्बन, 1 नाइट्रोजन और 1 Cl। अब Cl की अगर बात करें तो Cl तो किसी ना किसी कार्बन से ही लगेगा, हाइड्रोजन से तो लग नहीं सकता। तो अब आपने यहां पे लगा दिया Cl। अब आपके पास बचा 1 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, ठीक है। वैसे तो अभी भी आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ये Cn कैसे लगा होगा हमारे उससे, हमारे जितना भी तक हमने स्ट्रक्चर बनाया उससे कैसे अटैच्ड होगा, लेकिन इसीलिए आपको ये IR डेटा दिया गया है। और IR डेटा आपको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड एट 1650 एंड 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो J = 14 हर्ट्ज देख के ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की
बना लेंगे, मतलब आईआर डेटा अभी तक देखा भी नहीं, सिर्फ j इक्वल 14 से ही वो इतना प्रेडिक्शन कर लेंगे। अब लेकिन अगर हम आईआर डेटा पे भी आए ना, तो ये जो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, ये जो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स का एब्जॉर्प्शन बैंड है, ये आपको C डबल बॉन्ड C का ही मिलता है। C डबल बॉन्ड C का जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो आपको 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है। तो जिन्होंने आईआर डेटा नहीं भी देखा था वो भी यहाँ तक पहुंच गए, पर आईआर डेटा से और सपोर्ट मिल गया कि हाँ 1650 का एब्जॉर्प्शन बैंड आपको आईआर स्पेक्ट्रम में मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका C डबल बॉन्ड C भी प्रेजेंट है। तो ये अब हमारा फाइनल हो गया कि C डबल बॉन्ड C तो है। जरूरी नहीं अभी ये स्ट्रक्चर सही हो, पर ये है कि C डबल बॉन्ड C की प्रेजेंस तो है, और J इक्वल 14 है, तो हमने दोनों हाइड्रोजन को पहले ही ट्रांस लगा दिया। अब हमारा C और N बचा है। अब आप और देखेंगे, वैसे तो C और N की अब एक ही पॉसिबिलिटी बच जाती है, और आप एक चीज और देखिए, हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी पूरे करने हैं। तो एक डबल बॉन्ड तो आ गया, एक डबल बॉन्ड आने की वजह से एक अनसैचुरेशन आया, दो अनसैचुरेशन अभी और बचे हैं। तो अगर हमको दो अनसैचुरेशन लाने हो और CN का यूज करना हो, और एक ही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बचा हो लगाना, तो सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी है C ट्रिपल बॉन्ड N कि साइनो लगा दो। अब आप देखिए, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल आपके पास डिजाइन हो गया जिसमें आपके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स 3 हैं, दो यहां से आए, एक यहां से आया, ट्रांस हो गया, तो J वैल्यू भी सेटिस्फाइड है। अब एब्जॉर्प्शन बैंड देखो, 1650 तो इसका था, जो ये 2200 है ये इसका है, C ट्रिपल बॉन्ड N का। अब आप देखिए आईआर डेटा दिया ही इसीलिए है। सपोज आपके दिमाग में C ट्रिपल बॉन्ड N आ नहीं रहा कैसे भी करके, लेकिन अब आप आईआर बैंड देखो, तो जब आपको आईआर बैंड 2200 दिखेगा तब आपके दिमाग में खटक सकता है कि अच्छा 2200 तो C ट्रिपल बॉन्ड N का एब्जॉर्प्शन बैंड है, तो तब आप सोच सकते हो कि हाँ C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसीलिए जो भी आपको डेटा मॉलिक्यूल रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, जरूरी नहीं है कई बार कि आप हर डेटा का यूज करो, पर जितना ज्यादा डेटा आपके पास होगा उतने ज्यादा आप अपने बनाए हुए मॉलिक्यूल से वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये डेटा भी वेरीफाई हो रहा है, ये डेटा भी वेरीफाई हो रहा है। और कोई भी डेटा अगर आपका फंसता है जो वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उस समय फिर आपको सोचना है कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की। पर अगर आप यहाँ अब आप देखिए, हमने सारे डेटा का यूज भी नहीं किया तब भी एक मॉलिक्यूल बना लिया, पर यह है कि सपोर्टिंग डेटा हमारे बनाए हुए मॉलिक्यूल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हाँ हमने ठीक ही बनाया है। तो इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि डेटा ज्यादा गिवन है और कम डेटा से ही आप बना लेंगे, लेकिन जब भी अगर आप सब्जेक्टिव पेपर अगर दे रहे हैं तो उस पेपर में आपको हर एक डेटा को एक्सप्लेन करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। भले ही आपने आधे डेटा का यूज करके बना लिया, बट आप सारे डेटा को एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो कि मेरा मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल सही है और सारे डेटा को सेटिस्फाई करता है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है फिर तो आप जितना फास्ट कर सकें उतना बेटर, पर फिर भी सारे डेटा से एक बार कंफर्म जरूर करें टू गेट द श्योर पिक्चर ऑफ योर आंसर। तो ये आपका मॉलिक्यूल है जो इस पूरे डेटा को सेटिस्फाई करेगा। अब आप देखिए, इसमें आपको एक डेटा जो हमने यूज भी नहीं किया, डबलेट मिला, दोनों प्रोटॉन्स का डबलेट आपको मिला, और जो कि मिलना भी चाहिए। दोनों प्रोटॉन्स आपके नॉन इक्विवेलेंट है, केमिकली अलग एनवायरनमेंट में है, तो ये प्रोटॉन इसका सिग्नल स्प्लिट करेगा और ये वाला प्रोटॉन इसका, दे विल म्यूचुअली स्प्लिट ईच अदर सिग्नल, और दोनों एक ही हैं तो 1 + 1 1 + 1, तो दोनों का आपको डबलेट मिलेगा। अब आपको एक चीज और आप गैस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका वही सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि भाई 5.9 किसका और 7.1 किसका, ये आप बताएंगे तो आपके आंसर का वेटेज और बढ़ेगा। अब आप गैस करने की कोशिश कीजिए कि किस प्रोटॉन का 5.9 और किसका 7.1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये बेसिकली ऐसे जा सकता है। देखिए यहाँ पे मुझे पता है डबल बॉन्ड, मतलब ये एलीन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे लीनियर रहेगा, ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट है, पर ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इधर शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, उसकी वजह से इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला प्रोटॉन आपका p शील्डेड हो जाएगा, तो इसीलिए दिस प्रोटॉन इज 7.1 एंड दिस इज 5.9। तो
तो ऐसे आपको पूरे डेटा का यूज करके अपने मॉलिक्यूल को बनाना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिले। आई होप आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट समझ में आया होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ना निकालें ना कि 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो हमको C ट्रिपल बॉन्ड एंड प्रेडिक्ट करने में मुश्किल हो जाती है। सपोज हमको IR डेटा ना दे और हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी नहीं निकाल रहे, तो C ट्रिपल बॉन्ड एंड प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। C ट्रिपल बॉन्ड एंड मैं इजीली इसीलिए प्रेडिक्ट कर पाया बिकॉज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 थे, तो एक अनसैचुरेशन यहाँ पे आ गया और एक 2 अनसैचुरेशन C ट्रिपल बॉन्ड N से हमको मिले। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मतलब ऐसे कोई इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है और इतने ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ आइडिया उनका आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सैटेलाइट पीक्स क्या होती हैं, और जैसे कि DEPT 13C NMR शायद आपने ना सुना हो, पर एक DEPT 13C NMR भी होता है। ये बेसिकली क्या है, डिस्टोर्शनलेस एनहांसमेंट ऑफ पोलराइजेशन ट्रांसफर। ये आपका 13C NMR की कैटेगरी है जिससे हमको एक मदद मिलती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन के बीच में डिफरेंशिएट करने से। तो ये हमको हेल्प करता है हमारे NMR को और अच्छे से डिड्यूस करने में। तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हम इनका लेने की कोशिश करेंगे और फिर हम बेसिकली अपने NMR के टॉपिक को एंड करेंगे। So that's all for this video. Thank you so much for watching this video.